डकलिंग्स, कैसे हो आप लोग? फिट एंड फाइन? कीप योर माइंड मोर हेल्दी देन योर बॉडी। या इट्स ट्रू, जितना माइंड के ऊपर वर्क करोगे बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी होता जाएगा, बिकॉज दिस इज द प्रोसेसर, कंट्रोलर, मदरबोर्ड ऑफ योर बॉडी। अगर ये फिट रहा तो ये ऑटोमेटिक फिट होने वाला है। एंड दैट्स वाई यू कैन गो टू आवर ऐप, और उसके अंदर मेडिटेशन सेक्शन है। मेडिटेशन सेक्शन के अंदर हम लोग को ये पता चलता है कि कैसे काम और सूदिंग म्यूजिक से हम लोग का ब्रेन थोड़ा काम डाउन होता है। ब्रेन के अंदर से बहुत सारे वेव्स निकलते हैं, थीटा, बीटा, एक्सेट्रा, और जब म्यूजिक के थ्रू जब वो वेव्स हारमोनी में आता है, या उस एक बोल सकते हैं कि वो काम डाउन होता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग डिस्टर्बेंस के थ्रू पूरा दिन जाते हैं, कभी बोर हो जाते हैं, कभी कोई वायलेंट वीडियो देख लेते हैं, या टेंशन में आ जाते हैं कि क्या दुनिया में हो रहा है। बट अगर इस टाइप का म्यूज़िक सुना जाए, बहुत सारे टाइप्स ऑफ म्यूज़िक, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक है, तो वो फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक तुम्हारे ब्रेन के वेव के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होके कहीं ना कहीं ब्रेन को थोड़ा सा काम डाउन करता है। एंड इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का एक्सरसाइज मेडिटेशन होता है, बॉडी का एक्सरसाइज जैसे पुशअप, पुलअप्स, ये सब होता है। दैट एंड आई ऑलवेज से दैट इफ यू आर फिट एंड फाइन मीन्स आई ऑलवेज टॉक अबाउट द ब्रेन। कीप अ हेल्दी ब्रेन, यू विल गेट अ हेल्दी बॉडी। ओके, आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा? पावर का न्यूमेरिकल्स। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में पावर का कॉन्सेप्ट और पावर का जो 3 खतरनाक फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है, मगर वही मेन फॉर्मूला है जिससे हम लोग हर तरीके का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या क्या टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल द अबव क्वेश्चन देखो, तो अबव क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? दैट in this circuit it is said that there are 2 resistance, ये 2 ohm and this is also 2 ohm, and what is it is given कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। नाउ इट्स पूछा गया है कि हाउ मच पावर इट डिसिपेटेड इन द सर्किट, यानी सर्किट के अंदर कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है, या कितना पावर वो पूरा सर्किट का खर्चा हो रहा है, या कितना पावर, एक तरीके से समझ सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, हम लोग को ये कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए पहले सोचो। I²R, फॉर्मूला ये होगा I²R, क्योंकि हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर अगर समझते हैं तो हम लोग को याद आएगा कि इसमें वोल्टेज का जहाँ नामो निशान नहीं है वहाँ P इज इक्वल टू I²R। ना फर्स्ट ऑफ ऑल R का वैल्यू कितना होगा? क्या ये होगा, क्या ये होगा? देखो, हम लोग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं कि दोनों सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल वाला लेक्चर देख लो, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका भाया हो जाता है R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है? 2 + 2 = 4 ओम। और जब सीरीज कनेक्शन में करंट फ्लो होता है तो क्या करंट इक्वली फ्लो होता है? Isn't it so? करंट इधर कांस्टेंट रहता है, तो दोनों कनेक्शन से ही कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा? 3 एम्पियर। अगर पैरेलल होता तो डिवाइड हो जाता, मगर सीरीज में अगर तुम जब वो सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करवाया गया तब बताया गया है कि इन दोनों का पॉइंट स्टार्टिंग एंडिंग अलग है और इन दोनों का स्टार्टिंग एंडिंग अलग है, तो देख लेना उसको, तो वोल्टेज इधर अलग अलग होगा बट करंट कांस्टेंट है। तो I का वैल्यू तो भाई 3 का होल स्क्वायर होगा, मगर टोटल रेजिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ेगा, वो कितना है? 4 ओम। अभी सिंबल देने की कोई जरूरत नहीं है, तो 9 × 4 36, 3 का स्क्वायर 9 × 4 36 वाट। सिंपल। इस तरीके का छोटे मोटे क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल दे सकते हैं, तुमको ड्राइंग करके दे देगा, उसके सर्किट के अंदर तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन चीज़ है और कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ना क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल बनाते हैं, क्योंकि देखो हार्ड क्वेश्चन जिसको आ गया उसको तभी तो हम लोग क्या करना है, योद्धा को सबसे ज़्यादा हार्ड फाइटर के साथ लड़ने का काबिलियत रखना चाहिए, एंड वी आर वाइब्रोनियंस। सो अब हम लोग देखते हैं कि अगर पैरेलल भी इसके अंदर आ गया, अभी हम लोग पिछले वाला न्यूमेरिकल सीरीज में थी, ऊपर वाला क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि देयर आर 3 सच रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का है, ठीक है, ये कितना का है, ये
और ये भी 2 ओम का है एंड ये भी 2 ओम का है। नाउ इट इज बीइंग आस्क्ड कि मैक्सिमम 18 वाट ये जो तीनों रेजिस्टर्स है ये कितना 18 वाट तक पावर खींच सकता है ना, यानी 1 सेकेंड में वो 18 जूल तक पावर हैंडल कर सकता है विदाउट मेल्टिंग, बिना पिघले हुए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो अब ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आई का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब हमको P दे दिया है 18 वाट, रेजिस्टेंस तीनों का ये है, तो ईच ऑफ द जो रेजिस्टेंस है वो ईच ऑफ द रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट कितना है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ सीरीज में नहीं है। सीरीज में रहता है तो इधर से जितना जाएगा उधर से भी उतना जाएगा, मगर इधर 3 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है ना, तो इससे अलग करंट जाएगा, इससे अलग करंट जाएगा, या किससे सेम जाएगा। मगर हाँ ये तो पक्का है कि तीनों से इक्वल करंट नहीं जाने वाला है, क्योंकि 2 पैरेलल में एक सीरीज में। तो इधर ही थोड़ा सा सोचना क्या है, पावर हमारे पास गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास है और ईच ऑफ द रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखो इनका और इनका डायरेक्ट कैलकुलेशन हम लोग को करना नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर सर्किट नहीं पूछा है, ईच ऑफ द एक का पूछा है। ये जो 2 है इसको लेकर हम लोग काम करते हैं। इसका करंट निकालने के लिए हम लोग को पता है कि P = I² R, ये फॉर्मूला होता है पिछले वाला न्यूमेरिकल जैसे। बाकी फॉर्मूला जहाँ पे काम आएगा उधर लगा देना। इधर वोल्टेज का नामो निशान नहीं है, तो मैं 18 बिठाऊंगा और I की जगह मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा और R नीचे आ जाएगा, ये R डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होकर कितना होने वाला है 2 P/R, तो कितना हो गया 9, और I का स्क्वायर इधर चला जाएगा तो √9 = 3 वाट, ये सॉरी 3 एम्पियर, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट, जो किसके लिए जाएगा, केस ऑफ दिस 2 ओम इन सीरीज, जो सीरीज में सीरीज कनेक्शन के लिए ये कानून वैलिड है। अब एक बात सोचो, यानी 3 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है, मगर 3 एम्पियर करंट इधर जाने के बाद क्या होने वाला है, सोचो, करंट इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, इन दोनों का वोल्टेज भी रहेगा, है ना, जो भी इसका वोल्टेज रहेगा, मगर इलेक्ट्रिक करंट इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा। अब एक बात सोचो, अगर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों का रेजिस्टेंस अगर इक्वल है, तो करंट क्या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जितना बाधा करंट को इधर लग रहा है उतना ही बाधा करंट को उधर लग रहा है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो इक्वल रेजिस्टेंस में करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम लोग को अलग से फॉर्मूला करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही ना कि अगर मेरा करंट जा रहा है जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है, उसमें क्या रहेगा, उस डायरेक्शन में कम करंट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को रुका देना। अब पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है, मगर अब जब इक्वली रेजिस्टेंस है दोनों पार्ट में पैरेलल में, तो जितना ऊपर वाले 2 ओम में जाएगा उतना ही नीचे वाले 2 ओम में आ पाएगा। सो दैट इज द रीजन कि जो जब हम लोग पैरेलल वाला केस जब डिस्कस करेंगे कि पैरेलल इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, दोनों का 2 ओम है, सो द करंट, ये जो करंट है will be divided into 2 equal parts, बराबर। तो क्या हो जाएगा कि हर एक 2 ओम के लिए करंट 3 ओम के जगह आधा हो जाएगा और 1.5 एम्पियर के रूप में फ्लो होगा। ये कॉन्सेप्ट से आ गया, इससे हम लोग ने करंट निकाल लिया। एक बार करंट निकाल लिया तो उधर जाके हम लोग ऐसा नहीं कि अभी पावर का कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये पैरेलल इधर क्या मैं 1/R, इतना झमेला करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि 3 एम्पियर जाके दोनों पार्ट में, ये लॉजिक से हो गया और ये फॉर्मूला से आ गया। मजेदार है ना। ओके, लेट्स रन द क्वेश्चन। बताया जा रहा है कि इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 100%, वोल्टेज 100% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो
रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वही का वही है, आर दिया गया है कि आर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसमें आर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस से करंट जो भी है फ्लो हो रहा था, वी उसका वोल्टेज है। वोल्टेज को ट्वाइस अगर 100% इंक्रीज कर दिया गया तो पावर कितना डिफर करेगा, लेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग, इधर वैल्यू दे देगा। देखो फॉर्मूला समझाने का यही था कि अगर तुमको आई दे दिया, वी दे दिया या आर दे दिया, इतना तो हम लोग को पता चल गया कि भाई जहाँ पे आर नहीं होगा वहाँ पे वी आई होगा, जहाँ पे आई नहीं होगा उसमें वी स्क्वायर बाई आर होगा, वैल्यू डाल के तो कर देंगे आराम से, उसमें तो कुछ नहीं। बट जब हम लोग को रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में सजा के देंगे, देन हम लोग को वो समझना पड़ेगा कि किसको सीरीज में करें, किसको पैरेलल में डिवाइड कर दे करंट को और फिर पावर को निकालें, है ना, क्योंकि हर वक्त इतना सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। तो ये जो न्यूमेरिकल है देखो बहुत सिंपल कि यानी इधर क्या है, आर नामक रेजिस्टेंस है, देयर इज आर रेजिस्टेंस, ओके। अब बोला जा रहा है कि इसका पहले कुछ वी था, इधर कुछ वी एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसका कुछ पावर भी आ रहा था, मगर सब अननोन वैल्यू है। तो लेट्स एज्यूम दैट P1 पहले जो वोल्टेज था, P का फॉर्मूला V और R से क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, एग्रीड। अच्छा, कोई चीज का वोल्टेज जब 100% इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, सोचो, V का वोल्टेज क्या हो गया 100%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? 100/100। तुमको अगर 90% बोलता है तो कितना होता है, 100 में 90 होता है, तो 100% होगा तो 100/100 इतना इंक्रीज हो गया, तो 100 कट गया तो वैल्यू कितना आया 2V। ये हमारा नया वोल्टेज है जिसका नाम मैं V2 दे सकता हूँ, तो इसको मैं V1 बोल सकता हूँ या V बोल सकता हूँ, चलो V1 नहीं बोलते क्योंकि ऑलरेडी हम लोग V उठा के रख चुके। ये हमारा नया वोल्टेज है V2, चलो कोई बात नहीं, ये V है ये V2 है, हमारा मर्जी जो भी दे। V2 का वैल्यू हो गया 2 × V, यानी 100% बढ़ने का मतलब है द वोल्टेज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, इट बिकेम ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वोल्टेज। सो नाउ व्हेन वी आर फाइंडिंग द न्यू पावर वी हैव टू राइट V2 का स्क्वायर बाय R। द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट्स नॉट वेरिएबल, तो V2 becomes 2V का होल स्क्वायर by R, that is 4V square by R। तो हाउ मच डज द पावर इंक्रीज, ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा कि तुम्हारा पावर कितना गुना हो जाएगा, हाउ मच डिड इट इंक्रीज, है ना। तुमने कोई एग्जाम में 50 लाया और नेक्स्ट एग्जाम में 90 लाया, तो इंक्रीज कितना हुआ 90 नहीं 40 इंक्रीज हुआ। सो दैट मीन्स वी हैव टू सिंपली जस्ट व्हाट डू दैट कि P2 माइनस P1 करना है, तो P2 minus P1 that will be telling us the change in power, del P, the change in power, कितना पावर इंक्रीज हुआ। तो P2 का वैल्यू कितना है 4V square by R minus V square by R, we get the resistance by the LCM R and that is 3V square by R। हमारा पावर कितना बढ़ गया 3V square by R। नहीं समझ में आ रहा है, देखो V स्क्वायर बाई आर क्या है, V स्क्वायर बाई आर क्या है, P1 है ना। तो P1 से कितना बढ़ गया 3 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि इसको हम लोग 3P1 भी तो लिख सकते हैं, 3P1 यानी पहले कितना था P1, अब कितना बढ़ गया 3 गुना बढ़ गया। समझ में आ रहा है, ये हमारा P1 था, इस पॉइंट पे P1 था, ये कितना बढ़ा 1 P1 2 P1 3 P1 4 P1 तक आ गया, इसी का तो वैल्यू P2। ये जो 4V स्क्वायर आया ये कितना है, सोचो V स्क्वायर बाई आर का वैल्यू कितना है P1 है, बस उसके साथ P4 मल्टीप्लाई करो, तो P2 का वैल्यू P1 से 4 गुना बढ़ गया था, मतलब 4 गुना हो गया था, मगर चेंज कितना आया, इंक्रीज कितना हुआ 3, पहले P1 था अभी 4P1 हो गया, तो बीच का फर्क कितना है 3P1। सो दैट इज द थिंग, द पावर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस पावर। न्यूमेरिकल बहुत जोरदार हुआ ना, एकदम वेरी गुड। ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग लाते रहेंगे, ये तो अभी जस्ट शुरू है। जितना भी
बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में आने का संभावना है, या इन योर ओलंपियाड्स और एनीथिंग, बिकॉज आफ्टर डूइंग हार्ड क्वेश्चंस इट्स वेरी इजी टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके। इजी क्वेश्चन में क्या आएगा, जो हम लोग हीट के चैप्टर में किए थे, बस आई दे दिया, आर दे दिया, वी दे दिया, तो आराम से हो जाएगा। बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसमें एक रेजिस्टेंस दे रहा था, 2 दे दिया, तो सीरीज में ज्वाइन करके हम लोग को टोटल सर्किट, या एक एक इंडिविजुअल निकालने दे रहा है तो एक एक करके निकाला। फिर पैरेलल का अलग से हम लोग को देखा कि कॉन्सेप्ट से कैसे करंट डिवाइड हो गया। और इसमें भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू दे देगा, वेरिएबल भी दे सकता है। सो 2 होमवर्क रहेंगे, प्लीज डू इट, कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, जय हिंद।